हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं पोषक तत्व दो प्रकार के होते हैं। पहले वृहद पोषक तत्व यानी कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और दूसरे सूक्ष्म पोषक तत्व यानी कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो इस वीडियो में आज हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स देखेंगे और इनमें से वसा के बारे में समझेंगे कि वसा क्या होता है। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट हम पिछले वीडियोस में देख चुके हैं, तो इस वीडियो में हम देखेंगे वसा। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि वृहद पोषक तत्व क्या होते हैं। वृहद पोषक तत्व यानी दीर्घ पोषक तत्व, इनको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स भी कहा जाता है। ये तत्व किसी व्यक्ति के आहार का मुख्य भाग होते हैं, अतः यह कहा जा सकता है कि ये अधिक मात्रा में लिए जाते हैं। ये ऊर्जा प्रदान करते हैं तथा वृद्धि तथा मरम्मत कार्य हेतु आवश्यक होते हैं। इनमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा तथा पानी शामिल हैं। इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं एक बार। Macronutrients. These are the chemical compounds or elements which humans consume in large quantities to store energy. For example, protein, carbohydrates and fats. वृहद पोषक तत्वों में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स हम पिछले वीडियोस में देख चुके हैं। इस वीडियो में हम वसा को समझते हैं कि वसा क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन की तरह वसा भी भोजन का अत्यंत आवश्यक तत्व है। यह भी कार्बोहाइड्रेट्स की तरह ही एक रासायनिक यौगिक है, जिसमें कार्बन, ऑक्सीजन व हाइड्रोजन नामक तत्वों का प्रतिशत क्रमशः 76, 12 व 12 होता है। अर्थात कार्बोहाइड्रेट्स की अपेक्षा वसा में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। वसा शरीर को ताप तथा शक्ति प्रदान करती है। यह शरीर के तापमान को नियमित रखने में भी मदद करती है, अर्थात गर्मी व सर्दी के बाहरी प्रभाव से भी शरीर की रक्षा करती है। यह हमारे कोमल अंगों को सुरक्षा भी प्रदान करती है और त्वचा को खुरदरा होने से बचाती है। वसा की सही मात्रा शरीर की सुंदरता को बनाए रखती है और चिकनाहट प्रदान करती है। यह हार्मोन्स के उत्पादन में भी सहायता करती है। वसा को उसकी संरचनाओं के अनुसार वर्गीकृत किया जा सकता है। अलग अलग प्रकार की वसा की भिन्न भिन्न विशेषताएं होती हैं, जो हमारे शरीर के अंदर भिन्न भिन्न तरीकों से प्रतिक्रिया करती है। आहार में वसा के 3 भिन्न समूह होते हैं, जैसे कि सैचुरेटेड वसा, पॉली अनसैचुरेटेड वसा और मोनो अनसैचुरेटेड वसा। संतृप्त वसा यानी कि सैचुरेटेड वसा को अधिक मात्रा में लेने से हृदय रोग यानी कि हार्ट डिसीज होने की ज्यादा संभावनाएं होती हैं, क्योंकि इससे रक्त में कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ जाता है। कोलेस्ट्रॉल भी 2 प्रकार का होता है, एक एलडीएल होता है, एक एचडीएल होता है। तो संतृप्त वसा से एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। ये कम घनत्व वाला लिपोप्रोटीन होता है, यानी कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो ये वाला कोलेस्ट्रॉल हमें बहुत नुकसान पहुंचाता है, तो इसको सीमित मात्रा में लेना चाहिए। इस प्रकार की वसा फास्ट फूड्स में, पेस्ट्रीज में और बिस्किट्स में पाई जाती है। पॉली अनसैचुरेटेड वसा व मोनो अनसैचुरेटेड वसा रक्त में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को यानी कि एलडीएल के लेवल को कम करने में सहायता करती है। इसके लिए हमें संतृप्त वसा यानी कि सैचुरेटेड वसा को कम इस्तेमाल करना चाहिए। पॉली अनसैचुरेटेड वसा मोनो अनसैचुरेटेड वसा की तुलना में कुछ स्तर तक अच्छी होती है। इसमें से मोनो अनसैचुरेटेड के लिए मूंगफली और सरसों का तेल यूज कर सकते हैं और पॉली अनसैचुरेटेड के लिए सूरजमुखी और सोयाबीन के तेल को हम यूज कर सकते हैं। आहार में वसा का होना जरूरी होता है, लेकिन इसकी मात्रा सीमित ही रहनी चाहिए। दिन में कुल 20 ग्राम तक खाना पकाने का तेल हम प्रयोग कर सकते हैं। बाकी जरूरत हम अनाज, दाल और सोयाबीन वगैरह से, सब्जियों से पूरी कर सकते हैं। ऊर्जा प्राप्त करने की दृष्टि से वसा कार्बोहाइड्रेट से अच्छी समझी जाती है, क्योंकि यह शरीर को कार्बोहाइड्रेट्स की अपेक्षा दोगुनी शक्ति प्रदान करती है। इसे पचाने में शरीर को काफी समय लगता है। आमाशय की गतिशीलता को ये कम कर देती है और भूख भी कम लगती है। लेकिन चीनी या कार्बोहाइड्रेट्स के साथ यदि वसा का प्रयोग भोजन में किया जाए तो वसा का पाचन जल्दी हो जाता है। शरीर में जिस वसा का प्रयोग नहीं हो पाता, वह वसा शरीर में जमा हो जाती है तथा आवश्यकता अनुसार ऊर्जा प्रदान करती है। लेकिन ऊर्जा की आवश्यकता ना होने पर इसके जमाव के कारण शरीर के अंग कुशलता पूर्वक कार्य नहीं कर पाते हैं। शरीर को वसा की उचित मात्रा मिलनी अति आवश्यक है। यदि आहार में वसा की मात्रा आवश्यकता से कम हो तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट कुछ स्तर तक वसा में बदल जाते हैं। लेकिन आहार में वसा की मात्रा ज्यादा कम हो तो त्वचा संबंधी एवं प्रजनन अंग संबंधी समस्या हो सकती है। साथ ही वृद्धि एवं विकास, रोग प्रतिरोधक क्षमता इत्यादि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वसा के द्वारा शरीर को विटामिन भी प्राप्त होते हैं। ये जो विटामिन ए, डी, ई और के होते हैं, ये विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। तो इस तरीके से हमें वसा के द्वारा इन विटामिन का भी फायदा मिलता है।
इसी प्रकार यदि आहार में वसा की मात्रा सामान्य से अधिक हो जाती है तो वसा के एकत्रीकरण के परिणाम स्वरूप शरीर का भार बढ़ने लगता है, वजन बढ़ने लगता है, मोटापे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है, रक्त दबाव बढ़ता है, गुर्दों और अन्य शरीर के अंगों की कार्य क्षमता में भी कमी आ जाती है। अतः आहार में वसा की संतुलित मात्रा का होना अति आवश्यक है। चलिए अब देख लेते हैं वसा के स्रोत यानी कि सोर्सेज ऑफ फैट्स। पहले स्रोत हैं पशु और दूसरे स्रोत हैं वनस्पति। इनमें पहले हम देख लेते हैं एनिमल सोर्सेज। वसा की प्राप्ति में पशुओं से भी होती है, जैसे घी, मक्खन, दही, मछली का तेल, दूध, पनीर, मांस व अंडा। अंडे में भी पीला भाग। अब देखते हैं वेजिटेबल सोर्सेज। वनस्पतियों से भी हमें वसा की प्राप्ति होती है, जैसे सूखे मेवे, तिल, नारियल, सोयाबीन, अनाज, सरसों का तेल, अलसी, बिनोला आदि आदि। आइए इसको एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं। फैट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द डाइट. It is also made up of carbon, hydrogen and oxygen like carbohydrates. Fats provide us with twice as much energy as carbohydrates. It provides body warmth, smoothness and beauty. We can store extra fat in our body to be used later. Butter, ghee and nuts are rich sources of fats, but too much of fat can lead to disease like blood pressure, heart problem and obesity. आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।